वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज नेहा खुराना। सो गाइज, आज का मेरा टॉपिक है क्लास 6 की एनसीईआरटी, जिसमें ज्योग्राफी में आपको करवा रही थी। रिवीजन मोड हमारा चल रहा था और पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्लास 6 और क्लास 7 की लेसन नंबर 1 डिस्कस किया था। तो आज बारी है लेसन नंबर 2 की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आज मैं क्लास 6 का ही लेसन 2 आपसे डिस्कस करूंगी, क्योंकि क्लास 7 का जो ज्योग्राफी का लेसन 2 है वो छोटा है, लेकिन ये बहुत बड़ा है और वीडियो जो है ज़रा सी बोरिंग हो जाती। और हम कर रहे हैं रिवीजन, तो रिवीजन तो हम ऐसा थोड़ी करेंगे कि हम खिचड़ी पकाएंगे। हाँ, अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो आप चैनल पर विजिट कीजिए। आपको पूरी प्लेलिस्ट 6 क्लास की ज्योग्राफी की, 7th की और 8th की मिल जाएगी। 9th में मैंने कल आपको है लेसन नंबर 1 करवा दिया था। तो 9th क्लास के सिर्फ ऑलमोस्ट जो कह सकते हैं कि 4 चैप्टर हो रह गए, वो फटाफट मैं अब आपको करवा दूंगी बैक टू बैक। और उसके बाद 10th क्लास की भी अब जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे। इस तरह हम ज्योग्राफी का सेक्शन है ना बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करना चाहती हूँ मैं, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। सिविक्स का भी साथ में चल रहा है। बातें बहुत हो गई हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। गाइज, इस पूरी वीडियो में आपको मैं मेन पॉइंट्स ही बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बताएंगे कि जो पृथ्वी है गाइस, जिसको हम गोलाकार मानते हैं, वो नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी है और मध्य में क्या है, थोड़ी सी उभरी हुई है। उत्तर और दक्षिण में पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। याद रखिएगा, कितने अक्ष पर वो झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को जो है 2 बराबर भागों में बांटती है। इसको हम क्या कहते हैं, वो काल्पनिक है, वो दिखती नहीं है, उसकी हम कल्पना करते हैं। उसको हम कहते हैं विषुवत वृत्त कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिण वाले भाग को हम दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। यानी कि जहां पर उत्तर आ गया तो वो उत्तरी गोलार्ध होगा, अगर दक्षिण की बात हो रही है तो वो दक्षिण गोलार्ध होगा। इसमें कुछ ऐसा है नहीं खास। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर फटाफट बढ़ते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो विषुवत वृत्त है वो एक काल्पनिक वृत्त है, ठीक है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। क्वेश्चन आ सकता है कि क्या है ऐसा जो आपको बताता है स्थानों की स्थिति, तो वो बताता है हमारा विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखा कहा जाता है। यानी कि एक काल्पनिक रेखा है और अगर मान लीजिए ये ध्रुव हुआ, तो ये एक समांतर जो रेखा चल रही होगी, तो इनको हम क्या कहेंगे, अक्षांश समांतर रेखा कहते हैं। अब जो ये गाइस मैंने आपको अक्षांशों के बारे में बताया है, तो इनको हम अंश में माप सकते हैं। अंश में ये मापा जाता है। गाइस, जो विषुवत वृत्त है वो शून्य अंश अक्षांश को भी दर्शाती है। अक्षांशों को हम अंश में माप सकते हैं और जो विषुवत वृत्त है, जो काल्पनिक वृत्त है, वो शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चलिए बात करते हैं भूमध्य रेखा की। जो गाइस विषुवत वृत्त, जो रेखा हम या वृत्त कह रहे हैं, उसको ही हम भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव, जो कि उत्तर में हुआ, और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। वो आपको ऊपर ही पता लग गया है कि ये काल्पनिक है सब कुछ। भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण गोलार्ध में विभाजित करता है, ये भी आपको पता लग गया है। भूमध्य, जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, रेखा पर वर्ष भर दिन और जो रात होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप जो है अभी से ही याद कर लीजिए। दिन और रात बराबर होने के कारण ही इसको हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, इंडोनेशिया से गुजरती है। जो ये विषुवत रेखा है, ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये अफ्रीका, एशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका को लास्ट में कर दीजिए, तो ये इधर से गुजरती है। भूमध्य रेखा के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तर अक्षांश तथा दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। इसको याद करने का तरीका क्या है कि जब भी कहीं बात आए तो उत्तर का तो उत्तरी अक्षांश होगा, और अगर कहीं दक्षिण की बात होती है तो दक्षिण अक्षांश होगा। महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो हारजिटो दोनों एक ही अक्षांश पर 20 डिग्री पर क्या है, स्थित है। मैंने आपको कहा था ना
कि दक्षिण अमेरिका को बिल्कुल साइड में कर दीजिए। तो ये इसीलिए कहा था क्योंकि महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं और 20 डिग्री जो है इससे जुड़ा हुआ है। चंद्रपुर जो कि महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है भूमध्य रेखा के 20 डिग्री उत्तर में तथा बेलो होरिजो ब्राज़ील भूमध्य 20 दक्षिण में स्थित है। ठीक है, एक ही बात है, लेकिन जो है कि क्या करा हुआ है, उसको बांटा हुआ है, उत्तर दक्षिण में बांटा हुआ है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली ऐसी इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाओं की। कौन कौन सी महत्वपूर्ण है? भूमध्य विषुवत रेखा 0 डिग्री पर है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर एन नॉर्थ। दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण एस मतलब साउथ। कर्क रेखा जो कि उत्तरी गोलार्ध में है 23 1/2 उत्तर एन उत्तरी अक्षांश पे। और मकर रेखा है दक्षिण में, दक्षिण गोलार्ध में 23 1/2 दक्षिण एस यानी कि दक्षिण अक्षांश। ठीक है, एस मतलब साउथ। ये याद करने का तरीका है। विषुवत वृत्त के 66 1/2 उत्तर में है उत्तरी ध्रुव। जहां कहीं भी आए ना गाइस, मैं बस आपको ये कहना चाहूंगी, जैसे मैंने आगे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर दक्षिण की बात आएगा तो दक्षिण ध्रुव में आएगा, उत्तर की बात आएगा तो उत्तर में आएगा। और जो ये इनके हैं, ये आपको ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। डिग्री 66 से 1/2 उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त रेखा कहते हैं और इसको अंटार्कटिक वृत्त रेखा कहते हैं। ठीक है, आर्कटिक अंटार्कटिक, उत्तर अक्षांश आर्कटिक। तो ऐसे आप याद करेंगे ना, तो अब होप सो आपको याद हो गया होगा। अब बात करेंगे हम देशांतर रेखाओं की। ग्लोब पर एक ध्रुव एक बिंदु है जो दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा होगी, उसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। ग्लोब पर एक ध्रुव एक बिंदु है। ठीक है, एक ध्रुव है, उसके ऊपर एक बिंदु है और जो दोनों ध्रुवों को मिला रहा है, ये हमने काल्पनिक रेखा खींच दी है, तो ये देशांतर रेखा होगी। ये क्या करती है, जो ये रेखा होती है ना गाइस, ये जो देशांतर रेखा होती है वो ग्लोब पर ना अर्धवृत्त बनाती है, यानी कि आधा सर्कल बनाती है। ध्रुव जो है बिंदु के चारों ओर अधिकतम 360 डिग्री का कोण बना सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसकी संख्या हुई रेखाओं की तो 360 होगी, बिल्कुल कॉमन सी बात है। अब इसमें एक मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली देशांतर को 0 डिग्री या ग्रीनविच रेखा यानी इसको कहते हैं प्रधान देशांतर मान लिया गया है। यानी कि वो लंदन के बिल्कुल पास में है और ग्रीनविच नामक स्थान से वो गुजरती है, 0 डिग्री पर होती है और उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा या प्रधान देशांतर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रीनविच रेखा के ठीक पीछे 180 डिग्री का देशांतर रेखा होगी, उसके ठीक पीछे 180 होगी। 360 का वो कुल है और उसके ठीक पीछे 180 की होगी, इस तरह भी याद कर सकते हैं। 0 से 180 डिग्री दाहिने में पूर्वी देशांतर होगा, उसको हम क्या कहेंगे, पूर्वी गोलार्ध। बाएं में है पश्चिम, तो पश्चिमी गोलार्ध। और जो ये देशांतर रेखा पृथ्वी को लंबवत यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट है तो रूप में 2 भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच या प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है कि किस रेखा को हम ग्रीनविच या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, तो 0 डिग्री देशांतर को। 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। पृथ्वी के ग्लोब में कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं, ये आपको भी बता दिया गया था पहले। 2 देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है बहुत इंपॉर्टेंट, 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर होती है। जबकि ध्रुवों की ओर बढ़ने पर ये जो दूरी होती है मतलब ये कम होती जाती है, रिलीज हो जाती है। इस तरह आप याद कर सकते हैं। देशांतर रेखाओं से किसी स्थान का समय ज्ञात किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। 0 डिग्री देशांतर जीएमटी ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है, अभी आपको बताया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कि भारत का मानक देशांतर रेखा कितना है। भारत का मानक देशांतर रेखा है 82.5 पूर्वी देशांतर, जो कि उत्तर प्रदेश नैनी में है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे कि 82.5 पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश नैनी में है। देशांतर रेखा किन किन से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यानी कि 5 राज्यों से वो होकर गुजरती है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मानक देशांतर का समय क्या है, तो ग्रीनविच देशांतर के समय से 5.5 घंटे आगे है।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अक्षांश रेखा को पढ़ते हैं हम। पृथ्वी के ग्लोब में कुल 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं, 181। और ये सभी की सभी क्या हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। देशांतर में कितनी थी, 360। तो डिग्री का जो बना सकता था, कोण बना सकता था, और उसमें 360 ही रेखाएं थी, इसमें 181 हैं। ओके। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, समानांतर होती हैं, ऐसे होती हैं। और दो अक्षांशों की जो बीच की दूरी होगी गाइस, इसमें 111 किलोमीटर है। अक्षांश रेखाओं से किसी स्थान के तापमान व जलवायु का ज्ञान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी स्थान का अगर हमने तापमान जानना है या जलवायु जाननी है तो हम अच्छे से जान सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश कहते हैं। ठीक है, 30 से 35 डिग्री को। अब बात करेंगे हम कर्क रेखा की। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ये किसको, इन दोनों का एक ही नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रखा है। उत्तर है 23.5 है, उत्तरी अक्षांश है। कर्क रेखा जो है गाइस किस किस से होकर गुजरती है, बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तरी अमेरिका से, अफ्रीका से, महाद्वीप एशिया से होकर ये गुजरती है। भारत में कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा मिजोरम जैसे ना साथ साथ ही हम बोलते हैं, गुजरात को हम लगा लेंगे, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इस तरह आप याद करेंगे, याद हो जाएगा आपको। अब बात करेंगे हम गाइस मकर रेखा की। इसमें क्या है, यह रेखा भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 दक्षिण अक्षांश रेखा पर है। दक्षिण की बात हो रही तो दक्षिण अक्षांश होगा। मकर रेखा दक्षिण अमेरिका से, अफ्रीका महाद्वीप से और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च को सूर्य की किरणें हैं भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और 21 जून को जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। ठीक है, 2 महीने का पूरा फर्क है। वो पड़ती पहले भूमध्य रेखा पर 21 मार्च को, और 21 जून को कर्क रेखा पर। बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक की अवधि में सूर्य की किरणें जो है उत्तरी गोलार्ध के किसी न किसी भाग में सीधी पड़ती है, और 22 दिसंबर को जाकर सूर्य की किरणें हैं मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। 23 दिसंबर को क्या होगा कि सूर्य की किरणें पुनः भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती है। ये क्रम है, याद रख लीजिएगा। प्रदीप्त वृत्त या प्रकाश वृत्त, देखते हैं इसको, ये क्या है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसको हम प्रकाश वृत्त कहते हैं। कर्क संक्रांति, उत्तर अयनांत, उत्तरी गोलार्ध के सूर्य की ओर झुके होने के कारण 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। किसके कारण होता है ये, सूर्य की ओर झुके होने के कारण, और इसको हम कहते हैं कर्क संक्रांति। मकर संक्रांति, ये तो आपने जरूरी सुना होगा, तो ये 22 दिसंबर को अब आने ही वाली है। इससे क्या होगा, जो सूर्य की किरणें होती है मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, और दक्षिणी गोलार्ध, उसमें क्या था, उत्तरी गोलार्ध, तो दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन होते हैं और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। जैसे लंबे दिन चल रहे हैं ना, और छोटी रात वाली जब आगे आएगी, जब गर्मी आएगी, तब ग्रीष्म ऋतु होगी। अब बात करेंगे हम विषुव की। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और इसमें क्या होता है, दिन और रात दोनों ही बराबर होते हैं, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को गाइस 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, और चौथे वर्ष फरवरी 29 दिन की होती है। इससे अधिक वर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। और गाइस जो इसमें मेन पॉइंट ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। बोलने में हमारा पूर्व से पश्चिम होता है, लेकिन जो अपने अक्ष पर जो पृथ्वी होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है, वह अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य की चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है।
उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर 6 महीने क्या रहती है, लगातार दिन रहता है। उत्तरी ध्रुव के बाद मैं आपको बता दूं, अब इसको याद कैसे करेंगे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो उत्तरी ध्रुव पहले है और उसके 6 महीने बाद लगातार आपको क्या दिखेगा, दिन रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है, हमारे यहाँ सर्दियों में मनाया जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में क्या होती है, वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को जो स्थिति होती है बिल्कुल जो है विपरीत हो जाती है, उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण ही दिन व रात और जो है ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं साथ में आपको ये कहना चाहूँगी कि ये वीडियो आप देख रहे होंगे ना, अब आपको एक तरह से याद नहीं होगा, मैं गारंटी लेती हूँ। कम से कम इसको 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये चीज़ें ना टिप्स पे याद रहेंगी। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, सर्च कीजिए SN क्लासेस, जो S है वो ट्रिपल कर दीजिए, मैं आपको दिख जाऊँगी, मेरा चैनल आपको दिख जाएगा और वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो वीडियो को अब लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट ज़रूर कीजिएगा और ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलेंगी। साथ में आपको ये कहना चाहूँगी कि अदर प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए, जो मेन है SS पे, ठीक है। SS सेक्शन को बहुत अच्छे से कीजिए, और जो क्लास 6 7 8 9 10 के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। मैं देख रही हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं, मुझे सपोर्ट पूरा मिलता है, लेकिन कमेंट नहीं होते हैं। ये मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि तो कमेंट तो करिए, कमेंट से ही मुझे पता लगेगा ना कि मतलब क्या, मतलब मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, क्या मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो सब मुझे आपसे ही पता लगेगा, खुद से तो पता लगने से रहा, मुझे तो अपना अच्छा ही लगेगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको कहीं कमी लगती है, तो मैं उस कमी में सुधार कर सकूँ। गलतियों से ही सीखता है व्यक्ति, ऐसा नहीं सीखता है। मैंने बहुत गलतियां करी हैं, तभी मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, गलती करके ही सीखी हूँ ना। तो अब भी गलती हो सकती है, थोड़ी की परफेक्शन है हर जगह, ऐसा कुछ नहीं है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज एंड टेक